नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। 60 मुकदमे दर्ज, लेकिन उसके पास हथियारों का जखीरा है। मंत्री का हत्यारा है, पुलिस की पिटाई करता है, लेकिन उसका नाम मोस्ट वांटेड तक में नहीं है। अब इसे विकास दुबे की दबंगई कहें या पुलिस की आपसी रार, कुल मिलाकर विकास दुबे के ऑपरेशन में जो भी कदम उठाए गए वो सवालों के घेरे में आए। आज की महापंचायत में यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों का पैनल गैंग्स ऑफ चौबेपुर की घटना की परतों को उधेड़ेगा। चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। लेकिन एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े उससे पहले खबर देखिए रिपोर्ट के जरिए। दो जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में जो दर्द बिखरा था वो केवल 2 दिनों में बुनी गई दास्तान नहीं है, बल्कि 2 दशकों की वो कहानी है जिसे मुख्य किरदार विकास ने पब्लिक, पुलिस और पॉलिटिक्स के गठजोड़ से बनाया है। हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। बिकरू गांव के बवाल में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत ने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस का पूरा ऑपरेशन घंघोर सवालों के घेरे में है कि आखिर इतने बड़े ऑपरेशन में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि 8 पुलिस कर्मियों के प्राण पखेरु हो गए। यक्ष प्रश्न यह भी है कि दोनों ओर से चले गोली में कोई बदमाश क्यों नहीं मारा गया। इस ऑपरेशन में कोई बड़ा पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद क्यों नहीं था। क्या पुलिस के पास कोई और ABC प्लान था क्या? पुलिस की टीम प्रॉपरली आई थी। ये जो है घात लगा के हमला किया गया है, जैसा सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि बीच का रास्ता बंद किया गया है। और मेरा अपना मानना यह है कि इन्होंने ज़रूर अंधेरे का फ़ायदा उठाया है और कायराना हरकत की है, लेकिन पुलिस की टीम ऐसा नहीं थी कि बिना हथियार के आ गई हो या बिना तैयारी के आई। SO विनय तिवारी और DSP देवेंद्र मिश्रा की तलखी भी सवाल कर रही है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस की दबिश से पहले विकास तक पहुंची खबर को लेकर उठ रहा है कि खाकी का खुफिया नेटवर्क क्या घास चरने गया था? क्या इस विभत्स घटना का विभीषण पुलिस टीम में ही था? विकास की तलाश में अब इनाम रखा गया, पोस्टर लगाए गए। उसके पंखों को पहले ही कतर दिया होता तो शायद ये सब ना हुआ होता। विकास दुबे पर पुलिस की कृपा की कहानी शहीद CO बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा का पत्र बयां कर रहा है। बड़े साहब से 9 बार शिकायत के बाद भी विकास का बाल बाका नहीं हुआ। बहरहाल विकास दुबे बीते 19 साल से बेखौफ होकर खौफ का खेल खेल रहा है। मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद भी बरी होकर खुलेआम घूमता रहा। 60 मुकदमों वाले हिस्ट्री शीटर के हथियारों के लाइसेंस भी निरस्त नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की घटना से पहले भी विकास ने पुलिस कर्मियों को पीटा था। सवाल यह है कि आखिर कुख्यात विकास दुबे के गैंग्स ऑफ चौबेपुर के सामने क्यों पस्त हो गई पुलिस? ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पुलिसिया सिस्टम की कार्यशैली से साफ हो गया है कि कैसे अपराधी और पुलिस अपराधियों के चौखट पर पहुंचती और मत्था टेकती है। यह भी साफ होता चला जा रहा है कि 8 पुलिस कर्मियों को अपराधी ने नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे उन गद्दारों ने मारा। SO विनय तिवारी और कुछ और लोगों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन पुलिस और अपराधियों की कड़ी कैसे जुड़ी वो एक खुलासे ने साफ कर दिया। शहीद CO की चिट्ठी ने सिस्टम का काला चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद लाल बनर्जी जी हैं, एक्स DGP यूपी, सुब्रत त्रिपाठी जी एक्स DG यूपी पुलिस, हेमंत तिवारी अपराध मामलों के जानकार, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नोएडा में OP सागर साहब एक्स DIG हमारे साथ हैं यूपी पुलिस। अमिताभ जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2001 में सर पुलिस गवाही से मुकरी, तफ्तीश कमजोर होती गई, लिहाजा विकास दुबे छूट गया। इसके बाद वह पूरी गुंडई के साथ अपना आतंक बढ़ाता रहा। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर अब वो फरार है। यह घटना क्या आईना है उत्तर प्रदेश में सालों से चले आ रहे
पुलिस नेता और अपराधियों के गठजोड़ की? जी, असल में मुश्किल ये है, जो मैंने अपने पत्रकारीय जीवन के अनुभव से देखा है, जो सच्चाई है, नेता चुनाव नहीं जीत सकता अपराधी की मदद के बिना, और अपराधी अपराध करके जिंदा नहीं रह सकता नेता के संरक्षण के बिना। तो वहां तो हो गया अन्योन्याश्रित संबंध, मेड फॉर ईच अदर, दो जिस्म एक जान, नेता और अपराधी। अब आते हैं पुलिस पर। पुलिस सोचती है कि भाई हमको नेता के दबाव में भी वही करना पड़ेगा और उसमें चवन्नी भी नहीं आएगी, तो मैं डायरेक्ट अगर अपराधी से रिश्ता सॉफ्ट कर लूं, उसका थोड़ा पान बीड़ी का ख्याल कर लूं, नमस्ते प्रणाम उसको करता रहूं वक्त बे वक्त जाके उसकी कोठी पर, तो हमको वो भी मिलेगी, बख्शीश भी। वह पैसा बड़ा कारण है, तबादला भी नहीं होगा, बख्शीश भी मिलेगी, सुरक्षित भी रहेंगे, गोली भी नहीं लगेगी, इतने लाभ पुलिस को। तो उसके बाद ये कड़ी टूटे तो टूटे कैसे? इसमें तीनों पक्ष एक दूसरे से अधिकतम सीमा पर जाके लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसो जो शहीद हुए, इनकी कहानी अगर आप देखेंगे तो पुलिस जो भी स्टोरी प्लांट कर, जो भी स्टोरी डेवलप कर रही है या बाहर कुक कर रही है, बाहर दे रही है, वो स्टोरी कहीं टिकती नहीं। ये ऐसो उस मुठभेड़ में 1 से 2 मिनट के भीतर घायल हो गए, पहली गोली इनको लगी, ये भागे, एक पेड़ का सहारा लिया, वहां से देखा बचाव नहीं हो सकता, एक घर दिखाई दिया, उसकी मुंडेर फलांग के उधर जाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में वो सामर्थ्य नहीं थी गोली लगने के बाद। एक सबसे छोटा कर्मचारी, होमगार्ड, जिसको सब लोग हे दृष्टि से देखते हैं, जय नारायण शायद नाम है अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, वो आता है, उकड़ू बैठ जाता है, कहता साहब मेरी पीठ पर चढ़ो और मुंडेर फलांग जाओ। ये ऐसे वही करते, कूद जाते हैं, वहां पड़ी एक बोरी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं ताकि दिखे नहीं। लेकिन वहां गलती ये हो जाती है भाग्य के चक्र की कि वो मकान विकास के मामा का होता है। बदमाश आते हैं, बोरी हटाते हैं, गले और गर्दन में, गले और हृदय के बीच की देह में 6 गोली मारते हैं सटा के, और उसके बाद इनका पैर काट कर ले जाते हैं। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति बनी उन 10-12 पुलिस वालों के चलते जो चौबेपुर और उसके आसपास के थानों में तैनात रहे, और मुख्य रूप से वो वहां का जो सब वो है प्रभारी निरीक्षक था विनय तिवारी, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, वो इन्हीं शहीद एसओ ने, शहीद सीओ ने 9 चिट्ठी लिखी कि ये इंस्पेक्टर भ्रष्ट है, जुआ से पैसा कमाता है, अवैध शराब, जरायम सबसे पैसा लेता है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कई बार रेखांकित की कि ये इस इलाके के गुंडे विकास दुबे के चरणों का सेवक है। गुरु दीक्षा इसने विकास दुबे से ली है, ये उनको गुरु मानता, और पंडित जी बोलता भी था। ये जो इंस्पेक्टर था ये विकास को पंडित जी बोलता था। वहां के लोग जानते हैं, लखनऊ वाले ना जानते हो लेकिन चौबेपुर के लोग जानते हैं। ये जब भी टेलीफोन पर या आमने सामने मिलता था तो पंडित जी कह के संबोधित करता था। अनंत देव कप्तान थे कानपुर के, क्या क्या उन्होंने, और मजे की बात ये देखिए, करेला और नीम चढ़ा, वही अनंत देव एसटीएफ में इस जांच के इंचार्ज हो गए, जो खुद कटघरे में खड़े। अभी मैं वो कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी कानपुर में जय वाजपेयी नाम का एक अपराधी पकड़ा गया है। वो कुछ साल पहले पुतैया था। पुतैया जानते हैं उत्तर प्रदेश में लोग, दिल्ली में तो उसको पेंटर बोलते हैं, वो यूपी में पुतैया बोलते हैं। पुतैया था, अरबोपति हो गया, ऑडी BMW मर्सिडीज में चलने लगा।
वो विकास के पैसे को बाजार में लगाता था। अनंत देव की बिल्कुल निहायत निकट संबंधों वाले चित्र जय वाजपेयी के साथ अभी हम दिखाएंगे। जय वाजपेयी कौन है कानपुर में, कौन नहीं जानता? वो जांच करेंगे। ये परिस्थिति शर्मनाक है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए एक बड़ा धब्बा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, तो मुख्यमंत्री जी, कानपुर शूटआउट दुखद घटना है, लेकिन यह एक अवसर भी है हमारे लिए, आपके लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। पूर्ण सफाई का एक महायज्ञ आयोजित कर दीजिए और उसमें कुछ पुलिस के बड़े अधिकारियों की आहुति डालिए, कुछ छोटे अधिकारियों की डालिए, ये तिवारी टाइप जो जितने दरोगा और इंस्पेक्टर हैं, कुछ छुटवैये नेताओं की आहुति डालिए। उस इलाके के कौन से पिछले 20-25 साल में विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान ऐसे रहे जिनके रिश्ते विकास से नहीं रहे? किनके रहे मत ढूंढो, मुझे वो बताओ लाके जो कहे कि मेरे रिश्ते नहीं रहे। हम बताएंगे, हम सबूत देंगे कि उसके रिश्ते रहे। कौन नहीं जाता था ड्यूढ़ी पर मत्था टेकने? ऐसे पुलिस का इकबाल कायम होगा? ऐसे राजनीति का शुद्धिकरण रहेगा? कितने गर्व के साथ वो अपराधी बता रहा है कि हरकिशन श्रीवास्तव हमारे गुरु थे। कौन है हरकिशन श्रीवास्तव? ये बड़ा शर्मनाक घटनाक्रम है, इसलिए मुझे लगा कि आज इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए और उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस की कमान संभाली है या बड़े पदों पर रहे हैं, और कुछ हमारे पत्रकार मित्र रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध को लंबे समय तक कवर किया है। मैं सबसे पहले बनर्जी साहब के पास आऊंगा। अखिलेश यादव के समय में आनंदलाल जी उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया थे। बनर्जी साहब, इस मुठभेड़ में 1000 मूर्खताएं हैं। वो मूर्खताएं जानबूझ के की गई क्योंकि षड्यंत्र था उसमें, पीछे मोटिव था षड्यंत्र का, इसलिए वो मूर्खताएं की गई जो छुटभैया स्तर पर भी नहीं होती। अंधेरा था जी, रात में 1 बजे दबिश डालने जा रहे हो, दिया सलाई की रोशनी में दबिश डालोगे? आईजी कानपुर हमसे परसों कह रहे थे कि हाँ भाई साहब अब इसकी भी जांच कर रहे हैं। ये जांच का विषय था, माचिस लेके गए थे। कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे, डंडे से लड़ने गए थे। और जब आपके पुलिस के सीओ ने आपको 9 चिट्ठी भेजी तो कप्तान ने उन 9 चिट्ठियों पर रख के समोसा क्यों खा लिया? बता रहे हैं कि एसपी के दफ्तर से वो फाइल भी गायब हो गई। हालांकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फाइल गायब हो जाए फिर भी हम उस बच्ची को वचन देते हैं, सीओ की, शहीद सीओ की बिटिया को, हम दूसरी फाइल जिंदा कर लेंगे। लोकमत में बड़ी ताकत होती है। बनर्जी साहब, ऐसी शर्मनाक परिस्थितियां जहां पूरे प्रदेश में थू-थू हो रही है, लग रहा है कि पुलिस वालों ने जानबूझ के षड्यंत्र करके अपने साथियों को मरवा दिया। कप्तान शिकायतों पर आंख मीचे बैठा रहा। कप्तान की संलिप्तता उन लोगों के साथ रही जो खुद उस विकास दुबे के बिजनेस पार्टनर थे, चोरी उचक्कई में शामिल थे। कैसे भरोसा होगा पुलिस पर बनर्जी साहब? अग्निहोत्री जी, मेरे साथ एक समस्या आ गई है यहाँ पे। मेरा स्काइप चला गया है, मैं केवल आपको अपने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ जी, तो और सुन पा रहा हूँ, तो मेरी बात सुन लीजिए जी। आपने निश्चित तौर पे बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो कि मेरे जहन में भी थी, मगर उस संबंध में पूरे पे बात करने से पहले हम इस बात को देख लें। एक तो ये जितने भी लोग शहीद हुए हैं, पहले तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिल्कुल ठीक बात। मैं भी खाकी पहनता था, मुझे लगता है कि मेरा एक अंग काट दिया गया है, बड़ा दुख है इस बात। नंबर 2, इस बात का भी दुख है कि जी ये जो घटना हुई है ये अप्रत्याशित है। ये आज तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना
जहां की पुलिस रेड करने जाए और गांव में उनको वहां पर जिस पर रेड करने जा रहे हैं वो उन्हीं के असलहों को छीन के उनको मार दें, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक सीख का वक्त है। हमें इस पर चाहे जितनी बड़ी इंक्वायरी करनी पड़े करनी चाहिए कि ये गलती कैसे हुई, ये क्या हुआ, ताकि भविष्य में ये कभी ना हो उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी और चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश के, उस समय चंद्रबाबू नायडू पर एक हमला हुआ था बमों द्वारा जी। उसकी जब जांच की गई तो पता चला कि 1.5 साल से नक्सल लोग पूरे हिल साइड पे बॉम्ब लगा रहे थे। वो एक केस स्टडी बन गया कि किस प्रकार से सुरक्षा की जाए। उसी प्रकार ये जो कानपुर का मेहम है, कानपुर की शूट आउट आप कह रहे हैं, कानपुर की दुर्घटना है, इसकी भी एक आद्योपांत पोस्टमार्टम की जानी चाहिए जी। ठीक बात है, ठीक बात है। वनीर साहब आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों को बहस में ले ले, आएंगे आपके पास। मुश्किल ये है, ठीक है, आएंगे वनीर साहब आपके पास। मुश्किल ये है, बुंदेलखंड में एक कहावत है, वही सीता को माई को वही रावण की गैल, कौन किसकी जांच करे। अभी तो हम यही ढूंढ रहे हैं, आदमी कहां से लाएं जांच करने वाला जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो। किसी का फोटो किसी के साथ निकल रहा, किसी का फोटो किसी के साथ निकल रहा, कहां से लाएं? वो टकसाल कहां है जहां ऐसे लोग मिले जिनकी विश्वसनीयता पर 23 करोड़ में कोई आदमी उंगली नहीं उठा पाए। हेमंत तिवारी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबा पत्रकारीय जीवन रहा, तमाम दौर देखे, तमाम पुलिस के डीजीपी देखे और तमाम सरकारें देखी। हेमंत तिवारी जी, जब छविराम ने मारा था 9 पुलिस वालों को तो मुझे बात समझ आई थी। छविराम बीहड़ का डकैत था और उसने भी तब मारा जब कॉम्बे उस दबिश का नेतृत्व कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी उस वक्त था, मेरे विस्मृत हो रहा, उसको दौड़ा दौड़ा के थका लिया और बीच जंगल में ले जाके तब मारा उसकी टीम को। ऐसे तो मैंने हत्या कहीं नहीं देखी ना, जैसे ये यहां कानपुर में हो गई जी। पुलिस को मरवा दे जी, शवों के साथ बर्बरता हो जाए और पुलिस पार्टी माचिस लेके चली जाए, मोबाइल लेके चली जाए वहां देखने के लिए, फिर कहती है कि लाइट चली गई। हम लोगों ने शादी नहीं की, बारातें बहुत की, हमको नहीं मालूम सर्च लाइट जाती है, हमको नहीं मालूम होंडा का छोटा जेनसेट जाता है गाड़ी में रख के, टार्च जाती है 12-12 सेल वाली। हेमंत जी, ये क्या तमाशा क्या है भाई? अमिताभ जी, 2 बातें कहूंगा। आपने बहुत मौजूद सवाल एक अभी उठाया और मैं उसको सोच रहा था, और उस सवाल का जवाब मैं पिछले 36 साल से ढूंढ रहा हूं, क्योंकि 36 साल पहले मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग, हम लोग तो साथ एक संस्थान में भी रहे हैं, मैंने दैनिक जागरण शुरू किया था, तब से लेकर आज तक ढूंढ रहा हूं। अभी आपने कहा कि इनको ये करें, खत्म करें। क्या 3 साल में किसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ को रोका कि आप गड़बड़ पुलिस वालों को दंड मत दीजिए? नहीं रोका। या 13 साल पहले जो चीफ मिनिस्टर्स रहे उनको किसी ने रोका? नहीं रोका। डीजीपी रहे, हमारे मित्र हैं बनर्जी साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है सत्ताधीशों की चेरी हो गई है। जो ऊपर बैठा है, ऊपर वाला अफसर उसके इशारे पर काम करेगा, जो सरकार में बैठा है, और जो जिले में बैठा है सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, वो दरोगा लोग उसके हिसाब से काम करेगा। मैं पूछ रहा हूं, वेस्टर्न यूपी में पिछले 25-30 सालों में 25 कोशिश की गई होगी कि जो 15-15, 20-20, 30-30 साल से बैठे क्रिमिनल प्रकार के अपराधी पुलिस जन हैं, उनको हटा दिया जाए। कोई सरकार हटा पाई? बनर्जी साहब खुद डीजीपी रहे, बता दें, हटा पाए? कोई नहीं हटा पाया। सवाल यह है कि सिस्टम में बदलाव की इच्छा शक्ति किसके भीतर है, समझने वाली बात है। दूसरी बात, अभी आपने जो प्रश्न कहा, मुझे पहले दिन से मेरे दिमाग में अमिताभ जी एक सवाल कौंधता है कि
इसी जून महीने में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का एक सर्कुलर जाता है। सर्कुलर मतलब कि बाध्यकारी एडवाइजरी। जी देखा मैंने कि अगर आप किसी दुर्दांत अपराधी की दबिश में जाएं तो आपके पास वो सारे इंतजामात होने चाहिए जैसे आप किसी दंगे में जाते हैं, मतलब दंगा रोधी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो होनी चाहिए। अगर जो सीईओ मार्च में चिट्ठी लिखता है तत्कालीन एसएसपी को कि इसके ऊपर 150 ज्यादा मुकदमे हैं, ये बहुत खतरनाक है, ये कुछ भी करा सकता है, क्या उसको उसकी शक्ति का आकलन नहीं था? और अगर इतनी बड़ी दबिश में जा रहे थे तो एसएसपी कानपुर महोदय क्या कर रहे थे? ठीक है, अभी 10, 15, 20, 25 दिन पहले आए हैं, लेकिन क्या इन्होंने उस पूरी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया कि नहीं ब्रीफ किया? क्योंकि यही सवाल मैंने पहले दिन पूछा था कि एसएसपी कानपुर के लिए उस दिन उससे बड़ा कोई काम नहीं था जो उनको करना चाहिए था। हम आएंगे आपके पास दोबारा, सुब्रत त्रिपाठी जी के पास चलेंगे एक सवाल लेकर। सुब्रत जी, कप्तानों के पास ननकू और रज्जाक की पीड़ा सुनने का समय नहीं। वो जाते हैं वो लोग तो पेशकार कहता है साहब मीटिंग में गए, लेकिन जय वाजपेयी के साथ गलवहियां करने का टाइम है, विकास के साथ नमस्ते करने का टाइम है, चोर उचक्कों से मिल सकते हैं, ननकू रज्जाक के लिए समय नहीं मीटिंग में। ये फोटो वायरल हो रही है लोगों की। ऐसे ऐसे काम होगा? ऐसे शासन चलेगा? ऐसे पुलिस का इकबाल रहेगा? प्रश्न यह है अग्निहोत्री जी, कहना आसान है लेकिन एक पहलू देखिए, आपने बड़े गौर से कहा और आपके चैनल पर मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, शायद चैनल न कर पाता, कि नोएडा के एसपी का निलंबन होता है। इस पर प्रकाश सिंह ने बहुत लंबा लेख लिखा जी, आप लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार शारीरिक व्यभिचार से कम दुखद नहीं है। और जिन 5 एसपी का उन्होंने जिक्र किया, उन पर क्या क्या कहे गए थे फोन पर, किन किन शर्तों पर आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग हो रही है, इस पर बकायदे पिछली पोस्टें देखिए, प्रताप सिंह आईएएस जी ने रिटायर्ड ने कितने कितने बातें लिखी। अगर ये बातें टोटली गलत हैं तो भी इनका कम से कम शासन को ओर से श्वेत पत्र आना चाहिए था। शासन के मांगने पर बार बार कोई प्रॉपर्टी का रिटर्न नहीं दे रहा है। अगर ले दे के पोस्टिंग नहीं हो रही है जी, तो आखिर किसी की हिम्मत क्यों इतनी हो रही है कि गलत डिजाइन के थानाध्यक्ष पोस्ट कैसे हो रहे हैं? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि दबिश में जाने के पहले अगर लोकल इंस्पेक्टर को नहीं लिया गया, जिसको कि स्थानीय भूगोल मालूम था, तो इसके मतलब था रेडिंग पार्टी को पूर्ण संदेह था कि स्थानीय इंस्पेक्टर कहीं न कहीं मिला हुआ है, अगर चाहे किस कारण से मिला हो। और अगर उसको संदेह था तो अगर जिले के अधिकारियों को किस दबाव के तहत इतना था कि वे स्थानीय इंस्पेक्टर को नहीं हटा। सुब्रत भाई, आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं ओपी सागर के पास चलूं और प्रभात त्रिपाठी के पास फिर आपके पास आता हूं। ओपी सागर साहब, उस दिन को याद कीजिए, जेसीबी ने एक रास्ता रोका जिधर से पुलिस गई। सामान्य बुद्धि कहती है, छोटे बच्चे की बुद्धि भी कहती है, जो साइकिल चलाता है वो भी समझता है कि इधर रास्ता बंद है, दूसरी गली से चलो। ठीक, वो साइकिल छोड़ के पैदल तो नहीं चलता। आपने सुना कहीं ऐसा? नहीं ना? हाँ ना बोलो भाई, नहीं ना? जीपे छोड़कर पैदल क्यों चल दिए? एक गांव में जाने के 4 रास्ते होते हैं। उस वाला देवलोक था कि एक ही रास्ता था, वहां जेसीबी खड़ी थी। वाहन छोड़कर पैदल चलो, ये किसने ज्ञान दिया? क्या यही ज्ञान मृत्यु का कारण बना? बाकी तो मुखबरी थी। ओपी सागर, आपका अनुभव क्या कहता है? आपने भी बहुत दबिशें दी, कई एनकाउंटर किए, जरा बताइए। देखिए अमिताभ जी, ये जो कोई भी दबिश में जाया जाता है तो वो एक योजनाबद्ध तरीके से उसमें कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि अनायास चले गए, अनायास चले जाते हैं तो फिर दुर्बलाल यादव की तरह जो है जाइए पैर मारिए, सामने से गोली लगेगी। लेकिन आप जब तक कि प्लानिंग से नहीं जाएंगे
देखेंगे कौन सा घर है, किधर से हमें अटैक करना चाहिए, पीछे चढ़ने का क्या रास्ता हो सकता है, वहाँ से बदमाश के भागने का क्या रास्ता हो सकता है। ये सारी प्लानिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये इस प्रकार के हादसे पहले भी हुए हैं, लेकिन सिंगल एक या दो कैजुअल्टीज़ हुई, लेकिन इस बार जो है भारी कैजुअल्टीज़ हो गई। यहाँ जो भारी कैजुअल्टीज़ का जो मुझे अंदेशा है, सभी को अंदेशा है कि एक सुनियोजित तरीके से सीओ देवेंद्र मिश्रा के खिलाफ या उसी क्रम में जो उसके साथ और भी जो टीम गई थी, सबके प्रति एक भड़का के, जिसको कहा जाता है कि इनके ऊपर हमला कर दे और इन्हें साफ कर दिया जाए। सरल हिंदी में ये है कि इनको निपटवा दो। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बाकी तो ये जांच का विषय है, बहुत बृहद स्तर पर जांच की जाएगी, लेकिन ये भी सही है कि जांच निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जाए, जांच किसी ऐसे दूरस्थ बिल्कुल तटस्थ आदमी से कराई जाए, ऐसे किसी से ना हो जो खुद ही आक्षेपों के घेरे में बना हुआ हो। ना, वो तो उनकी फोटो आगे आनंद देव कीजिए। मैं प्रभात त्रिपाठी के पास चलूंगा। प्रभात जी, ये सवाल तो प्रभात जी आपसे, लेकिन मैं बनर्जी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी इसको सुने, क्योंकि जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो उनसे भी इस मसले पर बात करूंगा। जिस दिन मुठभेड़ हुई इसी मंच पर जब मैं आया तो मैंने ये जानकारी प्रदेश को दी। मुझे पता नहीं कि हमारे डीजीपी को जानकारी थी कि नहीं थी, आईजी जोन को थी कि नहीं, एडीजी को थी कि नहीं, लेकिन मुझे थी तो मैंने रखी कि विकास के दोनों पैर खराब हैं, दोनों पैर में स्टील के रॉड्स पड़े हैं। विकास न छत से कूद सकता है, न भाग सकता है, न मिट्टी में 200 मीटर चल सकता है। उसके लिए चलना सबसे कठिन और दुष्कर कार्य है। उसके लिए 4 पहिया की गाड़ी लगी। इतने बड़े मुठभेड़ और मुचैटे के बाद 4 पहिया की गाड़ी मूव कैसे कर गई विकास को लेके? विकास उड़ना तो जानता नहीं था, ऐसी सिद्धि तो प्राप्त थी नहीं, न चिड़िया बन के भाग सकता। देखिए अमिताभ जी, मैं यहां तब से यही दिमाग लगा रहा हूं, विकास चल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, भाग नहीं सकता, उछल नहीं सकता 4 पहिया की गाड़ी से। और मैं तो गाड़ी बता दूं, इनोवा से गया, ऐसा कहा गया। यानी इनोवा विकास को आराम से बैठाल कर मूव करा ले गई, और हमको बताया जा रहा है पुलिस ने चारों तरफ से गांव घेर लिया था। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए विकास जी, अमिताभ जी, आपने जो चीज कही, मैं आपकी डिबेट में उस दिन था। 3 दिन हो गए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 100 घंटे 90 घंटे हो रहे हैं, और वो सरकार जो एक पिछली सरकार को कानून व्यवस्था में हटा के सत्ता में आई है, और जिस तरीके से सत्ता में वो काबिज है, और अभी तक विकास का एक अपराधी का पता नहीं चल पा रहा है। 90 घंटे हो गए हैं, और आपने पहले दिन से लेके अभी तक जो जो सवाल उठाए हैं, वो सारे सवाल, घटना चक्र पूरा खुल के सामने आ रहा है। मैं एक सवाल ये रखना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जब ब्यूरोक्रेट्स में आईपीएस और आईएएस, प्रमुख सचिव आईएएस होगा और डीजीपी आईपीएस होगा, तो अनंत देव की जांच, वो एसटीएफ के डीआईजी हैं इस समय, और फाइल शाम को गायब भी हो गई है। एक मिनट रुकिएगा, सब लोग जरा टीवी स्क्रीन में, एक मिनट प्रभात भाई, सब लोग विंडो को देखिए, उसमें हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जय वाजपेयी जो आज गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ डीआईजी एसटीएफ अनंत देव तिवारी जो कानपुर के कप्तान थे उस वक्त। देखिए तस्वीरें जरा, पता लगेगा कैसा याराना था। कंधे पे हाथ रखे है बाबर्दी एसएसपी के। एक अपराधी कप्तान बाबर्दी हो, स्टार लगे हो, और कंधे पे हाथ रख दे। राम 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 राम, ऐसा दृश्य नहीं देखा जाता। निश्चित तौर पे चिंता का विषय है जी प्रभात जी, पूरी आईपीएस लॉबी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे आईपीएस अधिकारी की जांच एक स्वतंत्र किसी जस्टिस से करानी चाहिए, और उसको डीआईजी एसटीएफ पद से हटा के तब जांच होनी चाहिए। जब फाइल गायब हो सकती है, और फाइल आप गायब नहीं होने देंगे, हम लोग इतना मुद्दा उठाएंगे। अमिताभ जी, आप जिस मुद्दे को पकड़ते हैं उस मुद्दे को छोड़ते नहीं है, ये निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता समझ ले, और ये भी योगी जी समझ लें कि अगर प्रदेश के अंदर सरकार उनकी कानून व्यवस्था में आई थी तो उनको 90 घंटे का जवाब देना होगा कि आखिर विकास किस ब्रेक लेना है में समा गया। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये सवाल बनर्जी साहब से पूछेंगे, जो मैंने आपसे कहा कि वो कैसे भागा। अगर उसके पांव ठीक होते तब तो राम राम कभी नहीं मिलता। जब बिना पांव के भाग गया तो पांव में क्या करता। लेकिन एक बात मैं कह दूं,
ये जो खबरें चल रही हैं कि फाइल गायब हो गई एसएसपी कानपुर के ऑफिस से, जो शिकायत की थी शहीद सीओ ने उस वक्त के कप्तान अनंत देव तिवारी से, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, शीर्ष स्तर पर मेरी बात हुई इस मसले को लेकर, फाइल मिले या ना मिले, यह सार्वजनिक हुआ पत्र ही उत्तर प्रदेश की सरकार फाइल मानेगी। उस चोरी से कोई लाभ नहीं होगा, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उसी पर जांच हो जाएगी, उसी पर निर्णय हो जाएगा अनंत देव के भाग्य का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महापंचायत। बात हो रही है कानपुर में हुए कांड की और पुलिस, नेता और अपराधियों के गठजोड़ की। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे हैं, प्लीज सर। बनर्जी साहब, जो चौकीदार था वहां का, उसने पुलिस को गवाही दी घटना के बाद कि विकास ने मेरी बंदूक भी छीन ली थी वहां लोगों को मारने के लिए। जो जयनारायण नाम का होमगार्ड है जिसका रीजेंसी में इलाज हो रहा, 3 गोली जिसके लगी सीओ की जान बचाने के चक्कर में, उसने कहा कि विकास वहां था युद्ध जब ये चल रही थी मुठभेड़। उस और विकास चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। विकास 4 पहिया गाड़ी से गया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, जब इतना भारी वहां पुलिस तैनात थी, सब हाहाकार हो रहा था, तो 4 पहिए की गाड़ी में विकास कैसे निकल गया? उसको रास्ता दिया किसी ने? जी, मैं उस गांव के जियोग्राफी से परिचित नहीं हूं, मगर जैसे इस चर्चा में बात आई थी कि एक गांव में आने जाने के कई रास्ते हैं। हाँ। और अगर एक जगह रुका होता तो फोर्स को दूसरी जगह से जाना चाहिए था। यह संभव है कि उस, ये तो बात साफ स्पष्ट है उसके मकान को देख के ही कि वहां पे 2-3 और भी गाड़ियां थी, एक गाड़ी लगी हुई होगी। ये सब कार्रवाई होने के बाद वो आराम से एक साइड से निकल गया। जब तक फ्लैश हो रहा है, जब तक वायरलेस जा रहा है इत्यादि। मगर देखिए, मोटी बात ये है कि ये हुआ क्यों, और अभी बात ये उठ रही थी कि इसकी जांच किससे कराई जाए। अब 8 पुलिस जनों का एक साथ मारा जाना, इस प्रकार से मारा जाना एक बहुत ही खराब चीज है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए, भविष्य के लिए। भविष्य में ये ना हो, इसलिए आवश्यक है कि अगर वो कोई भी कमीशन बैठा दें, कोई भी आदमी जिनको ये समझते हैं कि किसी से भी नहीं मिला हुआ है उसको लगा दें, मगर इसकी जब तक व्यापक जांच और इससे निकले हुए सवालात के जवाब न मिल जाएं, जिसको कि इम्प्लीमेंट न किया जाए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है जी, ठीक है बनर्जी साहब। मैं सुब्रत त्रिपाठी जी से ये सवाल ले लूं। एक बात कह लेने दीजिए जी जी जी, को इसके बाद जी दीजिएगा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये बात आई कि ये लोग रात को क्यों गए, आपने खुद कहा, और सागर साहब ने ये कहा कि हम लोग पहले अगाड़ी पिछाड़ी ऊपर नीचे सब देखते जाया करते थे, पहले सब पता लगा लेते थे। और हेमंत तिवारी जी ने ये बताया कि एक सर्कुलर जो हर साल रिन्यू होता है वो फिर इस बार मौजूदा डीजीपी ने दिया, जब आप जाएं तो एकदम तैयारी होके जाएं। आपने खुद ही बताया है कि लाठी मिला है वहां पे, लाठी लेके इतने बड़े क्रिमिनल के घर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग में कमी है। और ट्रेनिंग में, ठीक है बनर्जी साहब, मुझे लग रहा है कुछ लोग हवाई चप्पल भी पहने होंगे, ये शोध नहीं हुआ, वरना वो भी निकलता। कुछ लोग हवाई चप्पल भी पहने होंगे और सुर्ती खा रहे होंगे मुठभेड़ में के समय। ठीक बात है। सुब्रत त्रिपाठी, अब क्या होना चाहिए आपकी निगाह से? जांच कैसे हो और किस स्तर की जांच से परिणाम आएगा? रामलाल की जांच श्यामलाल करेंगे तो हमको पता है क्या नतीजा आएगा। जवाहर बाग में हाई कोर्ट ने 2017 में कहा था बड़ों से जांच करो, किसी चूहे से भी पूछताछ नहीं हुई, किसी चूहे से पूछताछ नहीं हुई। नहीं है कि जांच कौन करेगा, प्रश्न यह है कि इच्छा शक्ति क्या है जी। जब आईएएस आईपीएस अफसर्स की प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट तक टाइम से सरकार नहीं ले पाएगी, बड़ी कड़ी बात कह रहा हूं। जब यह स्थिति होगी कि जो 13 गवाह पिछले मुकदमे में मुकरे पुलिस के गवाह थे, पुलिस की तनख्वाह पाते थे, थाने में घुस के कांड हुआ था, उनको क्या किसी ने बर्खास्त किया? उस जमाने से लेकर आज तक जितने एसएसपी, डीआईजी, आईजी और डीटी थे,
उन्होंने क्या किया? प्रश्न यह है कि जो डीएम थे, क्या उन्होंने एक्विटल रिपोर्ट बनवाई? क्या जो शासकीय वकील थे उन्होंने रिपोर्ट भेजी? 13 आदमी सरकार के वकील गवाह अवेकार है, उन्होंने देखा ही नहीं। अगर इस तरह का रुख रहा, किसकी जांच होगी? जांच हो समग्रता में हो, वरना फुटकर। बहुत अच्छी बात कही, किस की जांच होगी और कौन कौन करेगा। हेमंत तिवारी जी, वही सवाल आपसे, नंबर 2, जांच कैसे हो? जिस जांच पर खास प्रथा प्रदेश को भरोसा हो और जो जांच परिणाम दे, कागज काले नहीं करे कि 100-200 पन्ने की एक रिपोर्ट डीजीपी के ऑफिस में सबमिट हो गई, डीजीपी गाड़ी में बैठे, उसको लोक भवन दे आए, उस रिपोर्ट का क्या करेंगे? हेमंत जी। अमिताभ भाई, पहले ये तय कर लिया जाए जांच किस बात की हो। क्या जांच खाली अनंत देव की हो? चलिए अनंत देव विषय हम चलिए 1 मिनट छोड़ देते हैं। ये किसकी घनघोर लापरवाही हुई? ये कैसे मुगालते में चले गए? इतने जिसको खुद सीओ, स्वर्गीय सीओ, हमारा बहादुर शहीद सीओ कह रहा है कि घनघोर क्रिमिनल है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास वो खाली हाथ कैसे चला गया? बिना तैयारी कैसे चला गया? बिना दंगारोधी सामान कैसे चला गया? और एसएसपी कानपुर की क्या भूमिका थी? वॉज ही नॉट इन्फॉर्म्ड? या एसएसपी कानपुर ने बिना ब्रीफिंग के भेज दिया? या स्वर्गीय सीओ साहब अपने मन से चले गए? ऐसा भी नहीं हो सकता। ये आईजी साहब क्या कर रहे थे? आज सब जांच कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, तथ्य निकाल रहे हैं। ये सब जिम्मेदार है। सबसे पहले तो एसएसपी कानपुर, पहली जिम्मेदारी कि इतने बड़े क्रिमिनल के हाथ दबिश जा रही है, बिना आपकी परमिशन की नहीं होगी। क्या आपने ब्रीफ किया? नहीं किया। अगर अनंत देव वाली बात है तो इतना जरूर मान सकते हैं, जून की चिट्ठी थी, उसके बाद कोरोना काल आ गया, कुछ भी हो सकता है। मैं अनंत देव को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अमिताभ भाई देखना पड़ेगा, अनंत देव जैसा वीरता का और क्रिमिनल्स को मारने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बहुत कम पुलिस वालों के हैं। भाई देखो, जितने बड़े डकैत गिरोह मारे गए हैं। हेमंत भाई, ठीक है, वो अच्छी जो अच्छा पक्ष है, ठीक है हेमंत भाई, ठीक है, जो अच्छा पक्ष है उसका स्वागत। लेकिन ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, अनंत देव जब तक नौकरी करेंगे। 100 दिन पहले चिट्ठी गई थी, 100 दिन पहले, तब ऐसा कोरोना नहीं नाच रहा था, और कोरोना के बीच में भी काम हो रहे हैं। जब आपका अधिकारी कह रहा है कि ये आदमी खुद अपराधी है जो इंचार्ज है थाने का, और 9 चिट्ठी भेजी, 9, अनंत देव बरी नहीं हो सकते। उनके पास जे वाजपेयी के साथ फोटो खिंचाने अमिताभ भाई, आपकी चिट्ठी पे काम करने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, वो ठीक है, वो उसकी, अरे साहब वो गलत किया, उसको दंडित हो, जांच हो, फांसी हो, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं समझिएगा, जिस सीईओ को अपने एसओ पर भरोसा नहीं था, उसकी बातचीत उसकी चिट्ठी से लगता है, तो अगर वो वहां जा रहा है दबिश के लिए, तो इसका मतलब उसने ऊपर के अफसरों से बात करके पूरा फुल प्रूफ इंतजाम किया होगा। तो मैं कह रहा हूं शहीद हो गया, तो मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बड़े अफसरान हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है, जांच किस स्तर से होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए? जांच का दायरा क्या तय होना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है टोटल रिफॉर्म के लिए जांच होनी चाहिए। ये मसला एक चौबेपुर थाने का नहीं है, या 2-4 कप्तान या 1-2-4 दरोगा और 10-20 इंस्पेक्टर का मसला नहीं मेरे लिए। देखिए, मजिस्ट्रियल जांच का भी एक आदेश इसमें हुआ है, मुझे मालूम हुआ है, और जिस प्रकार से ये विवादास्पद हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंक्वायरी कमीशन बैठ जाए। और जैसा कि हेमंत भाई कह रहे थे, जब कोई इंक्वायरी लार्ज स्केल पे होती है, बृहद स्केल पे इंक्वायरी में फिर एक बिंदु होता है। नंबर 1 बिंदु, क्या ये इसमें जो है दबिश की ज़रूरत क्या थी, गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या थी? नंबर 2 जो है किस तैयारी के साथ जाना चाहिए था? नंबर 3 इसमें जो है कौन इसमें मुखबिर हो सकता है कि उसने जो है खबर कर दी। नंबर भागने का रास्ता, जैसे आपने ये सारी चीज़ें जो है उसमें। आपको एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ये एक बड़ी बीमारी है, कोरोना से भी बड़ी और खतरनाक बीमारी है ये, कि हम लोग, अधिकारी लोग, उन चीजों को भी जांच का गंभीर विषय बता देते हैं जो चीज सूर्य की रोशनी की तरह साफ होती है। जैसे इसमें पुलिस ने मुखबरी की, इसका भी अभी डीजीपी से पूछे तो वो कहेंगे हाँ अमिताभ जी देखिए बहुत गंभीर मामला है, इसकी सघन जांच पड़ताल कर रहे हैं। अरे कुछ चीजें तो चौराहे पर पड़ी है भाई, उनकी भी जांच में समय खराब हम कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप देखिए, ऐसा नहीं है, वहाँ
जो आईजी जोन मोहित अग्रवाल है वो भी काफ़ी सर्विलांस में उनका अच्छा हाथ रहा है। इतनी सारी जो कॉल डिटेल्स लेके और बहुत सारी और तरीके हैं जिससे कि जानकारी हो जाएगी किस किस के साथ संपर्क था, उस समय कितना किस किस ने संपर्क साधा। और हम कहते हैं कि कन्वर्सेशन नहीं कहते हैं, रिकॉर्ड होगा। अगर कोई सर्विलांस में नंबर रहा होगा, चल रहा होगा तो वो भी रिकॉर्ड हो गया होगा, तो उस सबसे सब जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो है किसने मुखबिरी की। प्रभात त्रिपाठी, एक चौकीदार जो गांव का है उससे अभी पुलिस ने जब पूछताछ की, उसने कहा पुलिस आने से 2.5 घंटा पहले विकास बाबू के पास फोन आ गया था थाने से कि सीओ आ रहे हैं 3 थाने के फोर्स लेके दबिश देने। उसके बाद अपडेट आया कि निकल गए हैं, पहुंचने वाले हैं, तैयारी कर लो। अभी भी हम लोग कह रहे कि नहीं मसला बड़ा है, इसकी गंभीर जांच होगी। होमगार्ड कह रहा जिसके गोली लगी, जेई जिससे पूछताछ हुई बिजली वाला, वो कह रहा कि थाने से फोन आया कि बिजली बंद करो ताकि पुलिस वालों को मारने में सहूलियत हो। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि देखिए ये तो आरोप है, अभी तो इनकी जांच करनी पड़ेगी, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए अमिताभ जी, पहले क्या होता था, जब डकैतों की मुठभेड़ होती थी तो पुलिस वाले अपने ही पुलिस वालों को निशाना बना के दुश्मनी निकाल लेते थे और वो शहीद हो जाते थे। आपको याद होगा जब डकैतों की मुठभेड़ होती थी तो पुलिस वाले अपनी ही खुंदक अपने ही आदमी से निकालने के लिए और शहीद का दर्जा मिल जाता था। ये पूरी घटना कानपुर की उन लापरवाह लोगों के लिए, देखिए जो सीओ मिश्रा था वो इसको पसंद नहीं करता था और अनंत देव के यहां ये बैठता था। अभी जांच की जो बात हो रही है, सवाल जांच का नहीं है, सवाल है योगी की सरकार का साख का। क्या योगी जी अपनी साख को बचाने के लिए क्या आईपीएस, तीनों आईपीएस पैनल में बैठे हुए हैं, क्या ये बताएंगे कि इनके ऊपर राजनीतिक दबाव रहा जब ये नौकरी पर रहे? नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि इनके ऊपर दबाव रहा और जिन्होंने दबाव अपने आका का माना उनको प्राइम पोस्टिंग मिली और जिन्होंने नहीं माना उनको अलग किनारे कर दिया गया। तो जांच का सवाल नहीं है, सवाल है योगी सरकार की साख का। क्या योगी सरकार जी 90 घंटे हो गए हैं, क्या वो अपनी साख को बचा पाएंगे? क्योंकि ये जो पूरा मामला है विकास दुबे का, ये आने वाला 2022 का मुद्दा बनेगा, 2022 का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैं आनंदलाल बनर्जी से लूंगा। ठीक है प्रभात भाई, समय कम है, एक अंतिम प्रश्न मैं बनर्जी साहब से लेना चाहूंगा। बनर्जी साहब, पुलिस में लॉबिंग का भी खेल बहुत गंदा है, गॉडफादर का खेल बहुत गंदा है, लगभग वैसा है जैसा सिनेमा में आजकल चल रहा है। लॉबिंग और गॉडफादर वाला मसला नहीं चल रहा, वैसे ही किसी के पट्टे बनो तो चैन से गुजरेगी, पट्टे नहीं बनोगे तो जिंदगी भर सस्पेंशन झेलोगे, जांच झेलोगे। कई अधिकारियों के केस है मेरे पास प्रमाण सहित। अटैच हो जाओ कहीं, अटैच, काला पीला होने दो तो मस्त रहो, नहीं तो मुख्यालय से रोज आपकी जांच आएगी, झेलो। या तो मूलधारा में बहो, मूलधारा में नहीं बहोगे तो जिंदगी भर जांच ही जांच में रहोगे, सस्पेंड। बनर्जी साहब, ये भी समस्या है क्या? अमिताभ जी, मैं पहले अपनी बात जो मैं पूरी नहीं कर सका उसको मुझे कर लेने दीजिए। जी, छोटा सा है जी, फिर मैं आपके लॉबिंग और गॉडफादर वाले प्रश्न पे आऊंगा। मेरा मात्र एक चीज का कहना है कि 2011 के बाद से जो भर्तियां हुई, अब 2011 की भर्ती के बाद वाली जितनी भर्तियां हैं उसके बाद, वो चाहे कांस्टेबल की हो चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, उनको ट्रेनिंग ही कम दी गई। पहले 9 महीने की ट्रेनिंग और दूसरी चीजें हुआ करती थी, अब उसको घटा के 6 महीने का कर दिया गया है। और इधर कुछ सालों से तो उनको प्रदेश के बाहर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भेजा जा रहा है, वो वहां से पिकनिक मना के आ रहे हैं जी। उसका असर आप फील्ड में देख रहे हैं, उसका असर आप खराब वर्दी में देख रहे हैं, उसका असर आप इस तरह की परफॉर्मेंस जो यहाँ पे हुई है कानपुर में, उसमें आपको देखने को मिल रहा है। अगर ठीक से ट्रेनिंग हुई होती
और उसकी रिपीटेशन हुई होती तो सीओ साहब वो वाली बेवकूफी नहीं करते कि वो क्या कहते हैं बिना प्लानिंग किए वहां चले जाते। और दूसरी बात ये है, इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए कि आपने जैसे बताया कि ये बिजली को लेके आप अगर एफआईआर पढ़े हैं, मैंने फर्द पढ़ी है, फर्द में ये लिखा है कि बिजली की रोशनी में पहचाना, और इधर से आप कह रहे हैं कि बिजली रुकवा दी गई, तो कौन सा सही है? फर्द में जो भी लिखा हो, फर्द में जो भी लिखा हो, आईजी कानपुर जोन ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहा कि वहां बिजली कटवा दी गई पुलिस के पहुंचते ही। अब यही तो स्टोरी कुक करते हैं पुलिस वाले, समझ यही से विश्वसनीयता खंडित होती है। लिखते कुछ है, बोलते कुछ है, कहते कुछ है। सुनिए, अमिताभ जी उन्होंने कहा घरों से फायरिंग हुई है, मगर जो पोस्टमार्टम की चोटें हैं वो क्लोज क्वार्टर पे है। अभी आप कह रहे थे बर्निंग एंड चारिंग है, यानी कि करीब करीब सटा के मारा गया है। गोलियां तो पार हो गई हैं, लोगों के आर पार हो गई। आर पार तभी होता है जबकि बहुत करीब होता है राइफल की गोली, ये तो नहीं होता जी। अब ये आप आइए लॉबिंग और गॉडफादर पर देखिए। ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बड़ा साफ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जब वो स्टेट सब्जेक्ट है तो जो भी स्टेट में रहेगा वो उसका जिम्मेदार होता है। पुलिस ऑटोमेटिकली स्टेट का वो है, नौकर है। तो और स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। इस डेमोक्रेसी में आपको डेमोक्रेटिक मेरा प्रश्न नहीं था, सुननी पड़ेगी। सॉरी, मेरा ये प्रश्न नहीं था कि डेमोक्रेसी, आई नो डेमोक्रेसी। मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न यह था जो सीनियर आईपीएस है वो भी अपने चेले तैयार करता है कि भाई मेरे गुट में रहो तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो नाप देंगे। समस्या यहाँ पर है। गुट की बात है कि नहीं है, मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता। चलिए ठीक, आप नहीं जाना चाहेंगे, जाना भी नहीं चाहिए, आप उसी बिरादरी के हैं। अपने नाम से ही आउटसाइडर हूँ, मैं किस गुट में शामिल हो जाऊंगा। मगर मुझे कोई ऐसी मतलब इस तरह की इतनी भयंकर गुटबाजी जिसकी ओर आप इंगित कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं। ठीक है बनर्जी साहब, ओके, अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। मुझे तमाम नौजवान आईपीएस लोगों ने ही बताया कि कभी किसी सीनियर ने कोई काम कहा कि भाई इसको बंद कर दो फलाने मेरे गांव में, अगर वो असमर्थता जता दिए नहीं बंद कर पाए तो जिस दिन वो उनके हत्थे चढ़ गए उस दिन वो निपट गए। ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए। मुझे आईपीएस अधिकारियों ने बताया। फिर दरोगा की तो बात ही छोड़ दो, सब दूध के धुले नहीं है, ये भी बड़ा संकट है। इसीलिए ये दिन देखना पड़ा कि 8 लोग कुर्बान हो गए। फिर भी दरोगा जो है वहां का वो 2 बटन खोल के घूम रहा है सस्पेंड होके। इसीलिए ना ये विकास दुबे ने नहीं मारा, ये पुलिस ने पुलिस की हत्या करवा दी। इतना बड़ा नरसंहार मैंने नहीं देखा पुलिस का। नक्सली मारते हैं, समझ आती है बात। छविराम वाला प्रसंग मुझे याद है, लेकिन ये तो इन दोनों से हटके। अब आती है भविष्य में क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ बड़े कदम उठाने होंगे सरकार को। ये ट्रेडिशनल परंपरागत जांच फाइल, इससे कुछ नहीं होना। इसमें अधिकारियों का टीएडीए बन जाता है और काजू खराब होता है, काजू पेस्ट्री जूस वगैरह का खर्चा और हो जाता है हमारे टैक्स के पैसे का। उसकी जरूरत नहीं, अपने घर ही नाश्ता करें अधिकारी, वो ज्यादा ठीक है। मीटिंग में 10-5 लाख रुपया खर्च करें, ये सब ठीक नहीं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में कविनगर और ये जो नया लखनऊ है इसमें विस्तार वाला, इसमें जरा ये जांच करा ली जाए कि जो 500 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर की कोठियां हैं ये किनकी हैं। पहले इतनी ही जांच सरकार करा ले तो समझ लीजिए बड़े बड़ों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। पूरी जिंदगी में उतनी तनख्वाह उनकी नहीं होती जैसे घर बने हैं। एक बार मैं एक ऐसे सज्जन थे, उनके घर जाने का अवसर मिला। ऐसा फर्नीचर, कोई चीज स्वदेशी नहीं। प्रधानमंत्री कहते लोकल के लिए वोकल। बोले सोफा हॉलैंड का है, मेज पोलैंड की है, तो झाड़ फानूस अफगानिस्तान का है, तो फलाना फलाने का है।
मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी तनख्वाह तो मेरी तनख्वाह से कभी ज्यादा नहीं रही, भले ही आप आईपीएस रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो एक खीसे निपोड़ दिए। अरे बोले भाई साहब ये पैसा कहां से आया, ये पैसा कहां से आया। विदेशी कुत्ते पाल रहे हो, आदमी के बराबर उन पर खर्च कर रहे हो, तनख्वाह तो हमको पता है स्टेट बैंक में कितनी आती है, कलेक्टर की, कप्तान की, आईजी की, डीआईजी की। इसमें कुछ छुपा है क्या, कोई गोपनीय बात मैं कह रहा हूं क्या, ये बात सबको पता नहीं क्या। जिस दिन यादव सिंह का प्रसंग आया था बनर्जी साहब, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि दोषी सब हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा उस समय सक्रिय नेता था जो यादव सिंह के यहां नहीं जाता था जन्मदिन पर, रामायण में, भागवत में, समारोह में। कौन सा ऐसा अधिकारी था जो यादव सिंह की पार्टी में नहीं जाता था। उनको नहीं पता था 2.5 लाख रुपए के मकाऊ हैं वो तोते जो बड़े वाले होते विदेशी, उनको नहीं पता था। और उसकी तनख्वाह मालूम कितनी थी बंदर जी साहब, जिस वक्त यादव सिंह पकड़ा गया उस वक्त 70,000 रुपए थी उसकी तनख्वाह। 70,000 रुपए में एचआईजी फ्लैट नहीं अफोर्ड कर सकता था। दिखता नहीं। आप लोग जब ड्यूटी पर रहते हैं, पद पर रहते हैं, तो आप लोगों को नहीं दिखता कि भाई मेरे अंडर का ये दरोगा, ये इंस्पेक्टर, ये कभी नगर में कोठी कैसे बना लिया। एक आदमी कप्तान का पेश कर रहा, 4-5 साल पता लगा कोठी बना ली 1000 मीटर में। आप लोगों को नहीं दिखता। उसके घर जाते हो तो कभी पूछा आप लोगों ने कि भाई इधर आओ, फंक्शन ठीक है लेकिन इतनी संपत्ति कहां से आई। कभी पूछ लेते तो रोक लग जाती, नहीं पूछा। कभी उससे पूछ लेते कि तुम्हारे हाथ में ये रोलेक्स कहां से आई, इतनी तो तुम्हारी तनख्वाह ही नहीं कि रोलेक्स पहन लो, एचएमटी क्यों नहीं पहनते हो। कभी पूछना चाहिए ना। हमने नहीं पूछा, उसका नतीजा है जो चौबेपुर में हुआ। कभी बनर्जी साहब हैं, चाहे सुब्रत त्रिपाठी हैं, चाहे सागर साहब हैं, कभी आपका मातहत आया हो प्राडो क्या होता, कौन कंपनी है, चश्मा बनाती विदेशी, नेता लोग तो पहनते ही हैं। कभी आपने उससे पूछा कि भाई तू तो डिप्टी एसपी है, तेरे पास ये प्राडो कहां से आया। कभी पूछा। जो प्राडो देगा वो जुआ भी सट्टा भी चलवाएगा। आदमी अपने पिताजी को प्राडो नहीं दे रहा, दरोगा को क्यों देगा। कभी पूछा? नहीं पूछा। नहीं पूछो कभी नहीं बनर्जी साहब, मैं जानता हूं मेरे अंदर कमी ये है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं जमीन पर खड़े होके। कभी पूछा? कभी आपने पूछा उस आदमी से कि भाई तेरी बिटिया की शादी में इतना बड़ा तामझाम कहां से हो गया। उसमें तो इसीलिए फोटो बाहर आ जाती हैं क्योंकि जितने भी आर्थिक रूप से आप लोगों को सरसब्ज करने वाले लोग हैं वो इतने मनवड़ हैं कि वो कहते हैं कि ना एक फोटो तो खिंचानी पड़ेगी पब्लिक में, जिंदगी भर से आपकी सेवा कर रहे हैं। जी। हमको एक इंस्पेक्टर ने कहा, बनर्जी साहब नोएडा में तैनात थे थाने में, उसने एक बार पीड़ा बताई। बोले भाई साहब मैं तो नोएडा से मुक्ति चाहता हूं। हमने कहा क्यों? बोले दुनिया भर के, प्रदेश भर के अधिकारियों के बच्चे यहीं पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट्स में, और रोज मुझे आदेश कर देते हैं कि भाई बिटिया को देख लो, जाके वहां ये पहुंचा दो, ये टिकट करा दो, ये करा दो, ये शॉपिंग करा दो। अब बोले पैसा मांग नहीं सकता, तो बोले मैं अपना खेत तो बेचूंगा नहीं। आप बताइए कि सच नहीं है? यहीं से अपराधी पैदा होते हैं। कोई जय वाजपेयी आता है जो आपकी टिकट करा देता है, कोई जय वाजपेयी आता है जो गाड़ी दे देता है गिफ्ट में, कोई जय वाजपेयी आता है जो मकान बनवा देता है। जी। कभी हमको सोचना चाहिए, यहीं से नियंत्रण होगा। उनके आर्थिक स्रोतों की जांच करिए। इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के सारे पुलिस के अधिकारियों के आर्थिक स्रोतों की जांच होना चाहिए। जो रिटायर हो गए उनकी भी करिए, पेंशन रोकिए। ये बात पुलिस में ही थोड़ी ना है। नहीं, अभी आज जब जुडिशरी में भी है। अरे भाई सागर साहब डिपार्टमेंट में है। अरे आज तो घटना आज की आईएएस में है। अरे दादा मेरे, सबकी जांच हो, लेकिन आज सबकी करके तो पुलिस बरी हो जाएगी। फिर तो होगा जब सबका होगा तब होगा। नहीं,
पहले संकट यहां से आया तो ये पता होना चाहिए, यहीं से शुरुआत कर दो। पुलिस प्रथम, उसके बाद आईएएस या प्रशासनिक सेवा, और सब सेवाओं में लो, पीडब्ल्यूडी से लेके और जितने डब्ल्यू है सब विभाग में कर लो, और बीएसए की जांच सबसे पहले करो, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला के। किसको नहीं पता, हेमंत बाबू को पूछिए, किसको नहीं पता उत्तर प्रदेश में जो बीएसए रह लिया वो 7 पीढ़ी तर गया। क्यों भाई? बीएसए की तनख्वाह तो बहुत कम है, ये पैसा कहां से आता? मसला यही है, इस पर चिंतन करना होगा। भ्रष्टाचार रहेगा तो अपराध रहेगा, अपराधी आपको भ्रष्टाचार का रास्ता देगा, संसाधन उपलब्ध कराएगा, उसके बदले में वो मनबढ़ हो जाएगा, विकास दुबे हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद लाल बनर्जी जी, सुब्रत त्रिपाठी जी, हेमंत तिवारी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, ओपी सागर साहब, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैनल में सभी लोगों ने, सभी जानकार लोगों ने माना कि आधी अधूरी तैयारी भी थी और इसी वजह से भूल बड़ी हो गई। 8 जवानों ने शहादत पाई। ये चूक बताने के लिए इस महापंचायत के जरिए ये जानने की कोशिश हो गई कि इस पूरे कांड के पीछे जो अनदेखी कहानी थी वो कहानी क्या थी। आप समझ गए होंगे। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।